रिलायंस पर पॉजिटिव नजरिया और एक्सपर्ट की राय, 1250 तक के टारगेट्स भी यहाँ देखे जा सकते हैं। हमारे साथ अब सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ गए हैं, आइए उनका भी स्वागत करते हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून। बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स में आपकी तरफ से कौन से स्टॉक्स होंगे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ नीलेश। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नीलेश, बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून यू। देखिए, खरीदारी पर फोकस है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव और रिवर्सल कैंडल हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रडार पर स्टॉक आया है वो है इंडिगो। लगातार यहाँ पे छठे कंसेक्यूटिव सेशन हमें तेजी देखने को मिल रही है। काउंटर में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। इन स्पाइट ऑफ सच अ वीक मार्केट ये पर्टिकुलर स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ऊपरी तरफ पर 4640 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 4505 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इंडिगो को खरीदने की सलाह होगी। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है एबीबी। एबीबी में भी हमें काफी अच्छा फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों का कैंडल देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन बनने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे एबीबी में भी एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल सकता है। 5680 तक की अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 5255 5255 का स्टॉप लॉस लगा के एबीबी को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ठीक है, एबीबी और इंटरग्लोब एविएशन ये दो शेयर हैं नीलेश के रडार पर, इसमें आपके लिए खरीदारी की सलाह है। स्ट्रेंथ एबीबी में है 2% के आसपास की, और इंटरग्लोब में भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी बन रही है। और हमने देखा था कि 4000 रुपये के नीचे शेयर गया था इंटरग्लोब का, वहाँ से अच्छी रिकवरी आई है इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में। लेकिन बाजार में बढ़ती गिरावट को लेकर एक बहुत ही खास रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, क्या डेटा है जो इतना क्या स्पेशल है जो आप बताने जा रहे हैं? जी, निफ्टी में जो है ये सबसे पहली बार जो है 28 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, 28 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। अगर लगातार जो है 5वें महीने बाजार में गिरावट लगभग तय हो चुकी है। देखा जाए तो 96 के बाद ये पहली बार होगा जो गिरावट लगातार 5वें महीने देखने मिलेगी। हमने जो है इसकी मंथली एनालिसिस की और यहाँ से ये डेटा निकाला। 96 में जुलाई नवंबर तक जो है लगातार 5 महीने जो है बाजार गिरा था, और ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी में लगातार 5 महीने की गिरावट पे अब तक सिर्फ 2 बार हुई है सिर्फ। और ये जो है एक और इंसिडेंस हो सकता है, ये तीसरी बार ये इंसिडेंस देखने मिल सकता है। सितंबर 94 से अप्रैल 95 तक लगातार 5 महीने की गिरावट जो है निफ्टी में देखी गई थी। लेकिन क्या परफॉर्मेंस हुई थी, इस पे भी फोकस लगाते हैं कि ये इतना खराब रिकॉर्ड क्या टूट सकता है, इस पे हम ऑफकोर्स फोकस करेंगे। अगर बात करें तो 8 महीने में जो है बड़ी गिरावट देखने मिली थी, सितंबर 94 से अप्रैल 95 तक। इसमें गिरावट देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 31% का जो है डाउनग्रेड आप कह सकते हैं गिरावट देखने मिला। वही जुलाई से नवंबर की बात करें 96 में, यहाँ पे फिर बाजार गिरा 26%। 5 महीने तक जो है गिरावट देखने मिली। इसके अलावा 4 महीने का जो ट्रेंड है वो अक्टूबर 90 से जून 91 तक था, जहाँ पे बाजार लगभग 29% का गिरावट आया। वही 98 की बात करें तो यहाँ पे 4 महीने थी, मई से लेके अगस्त के आंकड़े थे, 26% बाजार की गिरावट आई। और जो सबसे रीसेंट 2000 साल में अगर बात करें तो 2001 में जून से सितंबर के बीच 4 महीने लगातार निफ्टी गिरा था और लगभग 22% का गिरावट देखने मिला था। और जो करंट गिरावट है, जो हम 5वें महीने की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वो है अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक। अभी तक बाजार 12% गिरा है। तो ये जो है निफ्टी की एक लंबी गिरावट की दौर शुरू हो गई है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार ये 5वीं बार गिरता है, तो हम देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा होगा 28 साल में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा, शुक्रिया शरद। तो 28 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और तय मानिए अब तो कितने सत्र बच गए हैं फरवरी में, मतलब ऐसे कोई रिवर्सल नहीं आएगा, ये गिरावट ही रहेगी। करीब 4% के आसपास इस महीने भी निफ्टी गिर गया है। और अगर हम शिखर से देखेंगे, पिछले साल सितंबर में जो शिखर बना, वहाँ से निफ्टी करीब करीब 14-14.25% नीचे आकर कारोबार कर रहा है। अच्छा, एक शेयर आज हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में बड़ा बढ़िया पैटर्न बन रहा है, और वो शेयर है वरुण बेवरेजेस का। लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। ध्वनि इसका जरा चार्ट अब जरा चेक कर लीजिए, आपके पास थोड़ी देर में लौटेंगे। एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड समझ लेते हैं ऑप्शन के चैंपियन में।
ओशो कृष्णन हमारे साथ हैं ऑप्शन का बेहतरीन ट्रेड लेकर एंजल वन से। ओशो बहुत शुक्रिया आपका। बताइए आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, कहाँ मौके हैं आपके हिसाब से? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सी ओवरऑल देखिए आज मार्केट इतने वीक मार्केट में भी जो एक काउंटर बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है वो है इंडिगो में आज डिस्पाइट इतने फॉल के बाद भी एक लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। सो इंडिगो पे एक बुलिश बेट लेने की सलाह रहेगी। एट द मनी का 45-50 के कॉल स्ट्राइक को बाई करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल्स पे अराउंड 50-52 के जोन में ही होवर कर रहा है, करंट लेवल्स पे ही बाई करें। 20 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करने की सलाह है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि कल तक इसमें 100-110 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा सेटअप का जो मैक्सिमम एक्सपोजर है रिस्क को लेकर के वो नियर अबाउट 4500 का है एंड अगर टारगेट अचीव होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 7500 का बनते हुए नजर आएगा। ठीक है, देखिए बाजार लगातार कमजोरी का शिकार रहा है, लेकिन इंडिगो एक ऐसा शेयर रहा जहां पिछले हमने 5-6 सत्र से लगातार तेजी देखी है। 4200 रुपये से ये लगातार ये शेयर चल रहा है। आपको 4550 वाली कॉल खरीदने के लिए कह रहे हैं ओशो, और 50 से 52 रुपये के भाव पर मिलेगी। लक्ष्य 100 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगा चलना है 20 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 7500 रुपये का, अधिकतम नुकसान 4500 रुपये का। इंटरग्लोब एविएशन में आपको भी थोड़ी देर पहले अभी नीलेश जी ने भी उसी में ट्रेड दिया आपके लिए, तो कैश में भी ट्रेड मिल गया और आपके लिए ये ऑप्शंस के जरिए कॉल भी खरीदने की सलाह दे दी ओशो ने। बढ़िया है, डबल चेक भी हो गया स्टॉक ये। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर, कुछ बड़ी खबरों पर आपके लिए जानकारी भी लेकर आएंगे, आपके जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गिरावट वाले बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, इंडेक्स को देखते हुए स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक इस वक्त बाजार में कहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये सारी की सारी चीजों पर विस्तार से हमारी नजर है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, एफएमसीजी, ऑटो और फार्मा स्पेस है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इसके सामने इसके विपरीत फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड सेलेक्ट, रियल एस्टेट, एनर्जी, मेटल, आईटी, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जहां से बिकवाली का दबाव इस वक्त हावी होता हुआ मार्केट में नजर आ रहा है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स इस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, आईटीसी, आयशर मोटर्स और एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कमजोर बाजार में भी बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। एंड ऑन द फ्लिप साइड इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर्स है जहां पर गिरावट कह सकते हैं कि बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। फेडरल बैंक के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहेंगे और कमजोर बाजार में भी फेडरल बैंक में खरीदारी देखने को मिल रही है, मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। नए सीईओ के ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान्स जो हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान्स की जो खबरें आई हैं उससे निवेशक काफी हद तक बुलिश है और टॉप प्राइवेट बैंक बनने का लक्ष्य भी है। ब्रांच विस्तार यानी कि एक्सपेंशन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इन सारी की सारी चीजों में सुधार और प्रोडक्ट बढ़ाने पर फोकस भी इस वक्त है। सो गिरावट वाले बाजार में फेडरल बैंक के शेयर में जो ताजा खरीदारी देखने को मिल रही है, इस खरीदारी के पीछे की वजह डीप डाइव एनालिसिस एक बार गौरव से जानते हैं। उनसे डिटेल में समझने के बाद हमारे एक्सपर्ट से इस पर एक टेक्निकल व्यू भी लेंगे। गौरव बताएं, फेडरल बैंक में कमजोर बाजार में भी इतनी तेजी क्यों? जी हाँ, अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो एनालिस्ट मीट के दौरान उन्होंने काफ़ी एक की स्ट्रैटेजी जो है वो आगे रखी है। उनका मानना यह है कि FY28 तक हमें फेडरल बैंक जो है वो टॉप बैंक जो है उसके क्लोज देखने को मिल सकती है और आगे जाके जो रिटर्न रेशियोज है वहाँ पे भी एक सुधार देखने को मिल सकता है। इसको फेडरल 4.0 के रूप में उन्होंने देखा है और उनका मानना यह है कि वहाँ पे 12 थीम स्ट्रैटेजी है जो इस बैंक को आगे जाके रिटर्न रेशियो सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। जैसे कि हमें पता है कि न्यूली अपॉइंटेड CEO जो है मिस्टर मनियन, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस स्ट्रैटेजी को लेके। और अगर हम इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसमें से कुछ अगर की पॉइंट्स की बात करें तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांशन, फी एनहांसमेंट, ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज है जिसकी वजह से उनका मानना यह है कि आगे जाके फेडरल बैंक के रिटर्न रेशियो जो है वो सुधर सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे FY28 तक जो ROAs है वो 1.4 to 2.2
के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। ROEs की बात करें तो 13 to 16% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 3.5 to 4.4% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं फेडरल बैंक में, जो कि अभी के अगर फिलहाल के रेशियोज़ की नंबर की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है वो दिखाता है। अगर हम ROEs की बात करें तो स्पेसिफिकली उनका मानना यह है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स आगे जाके बैंक जो है वो ट्राई करेगी नीचे लाने का। इसी के साथ साथ एडवांसेस मिक्स जो कि एक हाई यील्डिंग और मीडियम यील्डिंग सेगमेंट है, वहाँ पे बैंक का फोकस ज़्यादा बना रहेगा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी बैंक जो है वो एक्सपेंशन लेने वाली है, फी एनहांसमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है और आगे जाके कॉस्ट एफिशिएंसीज पे भी बैंक की कई ज़्यादा नज़र जो है वो बनी रहेगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें FY28 के आउटलुक की तो कहीं पे उनका मानना यह है कि 400 से 500 नए ब्रांचेस जो है वो भी बैंक एड्स कर सकती है। तो कई सारे लीवर जो है वो बैंक को ये जो टारगेट रेशियोज़ है उसके करीब लेके जा सकते हैं और इसी के साथ साथ बेस्ट 3 या फिर नेक्स्ट 3 में कहीं पे बैंक को जो है वो शामिल कर सकते हैं। इसी के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि शॉर्ट टर्म में कहीं पे डिपॉजिट्स पे प्रेशर बना रहेगा बट मीडियम टर्म गोल जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे। ओवरऑल इसी की अगर बात करें तो आज के दिन में एक पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिला इस पॉजिटिव कमेंट्री के बाद। तो आगे जाके भी एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू के बेसिस पे फेडरल बैंक पे नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। एब्सोल्युटली गौरव, शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी हमें बताने के लिए। तो फेडरल बैंक की नई रणनीति है और ये रणनीति ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त तो काम कर रही है क्योंकि कमजोर बाजार में भी न्यूज़ फ्लो के ही चलते लेकिन स्टॉक में हम पॉजिटिव रिएक्शन देख रहे हैं। नीलेश जी, आपसे एक बार फेडरल बैंक पर एक टेक जानना चाहेंगे। 181 182 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 0.5% to 1% के गेन्स ड्यूरिंग द एंटायर सेशन मूवमेंट ऑन पॉजिटिव साइड ही देखने को मिली है। बिल्कुल मानसी जी, देखिए आज एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें फेडरल बैंक में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट नॉट ओनली फेडरल बैंक, कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक में काफी अच्छा मूव है। कोटक बैंक जहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पर्ट आता हुआ नजर आ रहा है, तो बैंकिंग कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। फेडरल बैंक ये पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बना है 177 178 के जोन में। तो सबसे पहले तो वहां पे स्टॉप लॉस रखिए, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। आज अगर इसकी क्लोजिंग 182 के ऊपर की होती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी और हो सकता है हमें कल के सेशन में एक फॉलोअप मूव टुवर्ड्स 185 से 187 का देखने को मिले। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से एक पुल बैक कैंडिडेट है, लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश लॉन्ग 177 के स्टॉप लॉस से कैरी फॉरवर्ड लेके करके चल सकते हैं। फेडरल बैंक पर ये एक टेक्निकल नजरिया नीलेश जी की तरफ से हमें मिलता हुआ है। इस बीच बाजार में लगातार जो सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, जो सेंटिमेंट्स खराब होते नजर आ रहे हैं, इसमें हम मार्केट में टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, बाजार के जाने माने दिग्गजों को भी जोड़ते हैं ताकि वो अपनी एनालिसिस, अपनी रीडिंग आपके साथ शेयर कर पाएं और आप अपने पोर्टफोलियो का गठन सही तरीके से कर पाएं। इसी कड़ी में इक्विनामिटी वेंचर्स LLP से राजेश सहगल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। लगातार डिकोड करने की कोशिश हम कर रहे हैं, बाजार में गिरावट के पीछे की वजह हम जान रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि यहां से भी और ज्यादा नीचे टूटना है बाजार को या फिर यहां से संभलते हुए दिखेंगे। अब FIS की बिकवाली, ग्लोबल मार्केट से टेंशन, इकोनॉमी का खराब होना, आए दिन इन चीजों के बारे में बात हम करते हैं, लेकिन यहां से रिस्पाइट कब नजर आएगी राजेश जी? देखिए, जो करेक्शन शुरू हुआ है मार्केट में, ये तो बिल्कुल पीक से जो मार्केट नीचे आया 5-6 महीने से करेक्शन चल रहा है एक धीमी गति से। आई थिंक यहाँ से जो मार्केट टर्न अराउंड होगा जिसकी सब उम्मीद लगा के रखे हैं, आई थिंक उसका एक आसार ये होगा, एक ट्रिगर ये होगा कि एक शार्प फॉल दिखेगा आपको मार्केट में। टिपिकली जो साइकिल टर्न होती है वो एक शार्प फॉल के बाद होती है, जो पैनिक सेट होता है। अब तक वो फेज आया नहीं है, तो ये हम लोग भी, हमारे यहाँ भी सब यही बातें होती हैं और यही डिस्कशन होता है कि मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा। ऐसा फंडामेंटली अगर आप देखें, मैं टेक्निकल में ज्यादा माहिर नहीं हूँ, बट फंडामेंटली अगर आप देखें तो अर्निंग्स जो कंपनी की आई हैं इस क्वार्टर में और पिछले 9 महीने की अगर आप अर्निंग्स देखें तो अर्निंग्स में स्लो डाउन है, बिजनेसेस स्लो डाउन हो रही हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो सब सोच रहे थे कि बढ़ेगा, अब तक उसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा है। ये थोड़े फैक्टर्स हैं जिसमें थोड़ा भी अगर चेंज आता है, और चेंज आएगा, साइकिल है, साइकिल प्ले आउट होगी। जैसे ही ये फैक्टर्स में हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आई थिंक मार्केट एक पैनिक स्टेज के बाद में बहुत ही स्विफ्टली ऊपर जाएगा। राजेश जी, एक और प्रश्न है। मान लीजिए मैं निवेशकों के ही पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, एक एक करके जहां बुरी खबरें आती हैं वो शेयर टूट रहे हैं। फार्मा को लेकर खराब खबरें हैं, फार्मा में गिरावट देखी हमने, ऑटो में कमजोरी रही, हालांकि रिवर्सल भी तेज आ रहा है और आज हम देख रहे हैं कि IT में बड़ा क्रैक है।
किसी को अगर निवेश करना हो तो आपके हिसाब से 2-3 जरा सेक्टर बता दीजिए जहां पर वैल्यूएशन आकर्षक हो गए इस गिरावट में बाजार के। नहीं, आपने बहुत ही सही पॉइंट बताई है कि जहां भी बुरी खबर आती है या बुरी खबर थोड़ी भी दिखती है या एक्सपेक्टेशन बुरी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, वहां बहुत जोरी से करेक्शन आता है उस सेक्टर में, उस स्टॉक में वगैरह वगैरह। तो ये एक रिफ्लेक्शन है कि मार्केट में जो वैल्यूएशन लेवल्स थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे। इस पे कुछ नई बात नहीं है, हम तब से साल भर के ऊपर से बात कर रहे हैं कि वैल्यूएशन बढ़ चुके हैं, वैल्यूएशन अनसस्टेनेबल है। तो वैल्यूएशन जब अनसस्टेनेबल हो जाते हैं तो इसमें दो चीजें उसको करेक्ट कर सकती हैं। एक ये है कि मार्केट करेक्ट हो जाए और प्राइस लेवल कम हो जाए, और दूसरा है कि अर्निंग्स ग्रोथ हो जाए। तो जैसे कि आप रिजल्ट्स में देख रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ तो नहीं है, तो इसलिए जो मार्केट का एक लेवल बनेगा वो लेवल तभी बनेगा जब मार्केट प्राइस करेक्ट होंगी एक सर्टेन लेवल तक। इसमें अगर आप सेक्टर्स को देखें तो फंडामेंटली जो सेक्टर्स हैं, जो 2-3 सेक्टर हम हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, आईटी है, हेल्थ केयर है और बैंकिंग है। आई थिंक इंडियन इकोनॉमी जो ट्रेजेक्ट्री पे है, जो ग्रोथ हो रही है, जो रास्ते पर ओवरऑल इकोनॉमी है, इसमें ये 3 सेक्टर बहुत अच्छा करेंगे, जरूर करेंगे। प्रश्न ये है कि इसमें कब बॉटम बनेगा और इन्वेस्टर्स को आज क्या करना चाहिए। तो हमारा जो रिकमेंडेशन है सेक्टर्स को प्ले करने का वो ये है कि आप एकदम जाके बल्क बाइंग नहीं करिए, आप अपने लेवल्स बनाइए जो लेवल आपको कंफर्टेबल लगते हैं फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट, और वो वैल्यूएशन जो आपके समझ में आती हैं उन वैल्यूएशन पे आप थोड़ा थोड़ा करके अपना इन्वेस्ट करते रहिए, निवेश करते रहिए। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, बाजार की दशा दिशा तो काफी बदल गई है, आपके भी लुक में मुझे कुछ चेंज लग रहा है। अब वो क्या चेंज है मुझे पता नहीं चल रहा, आप ही बताएंगे जरा। हमारे इन्वेस्टमेंट में से प्रॉफिट निकल गया, सब मुनाफा निकाल दिया। हाँ, प्रॉफिट निकल गया, हेयर कट हो गया ये। हेयर कट हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, तो बहुत शुक्रिया सर। ये आपसे जानना था कि नहीं आखिर क्या करना है बाजार में भी, एक हमने इंसाइट आपसे ले लिया। फिर से आपको कभी जोड़ेंगे, आपसे विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया यहाँ पर क्लोजिंग कॉल में, और ब्रेक के बाद लौटेंगे अपने एक्सपर्ट के पास, फिर से चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या कोई BTST STBT के बढ़िया ट्रेड बन रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 22,563 के लेवल्स पर दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त निफ्टी में कामकाज, ब्रॉडर मार्केट्स और साथ ही बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट का माहौल। लेकिन 3:15 बज रहे, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से एक बार BTST STBT ट्रेड्स जान लेते हैं। ध्वनि, विल स्टार्ट विथ यू, बताइए आपकी तरफ से कोई BTST STBT ट्रेड? जी बिल्कुल मानसी, सबसे पहले मैं अपडेट भी देना चाहूंगी कि आज सुबह 10:40 का जब हमने ऑप्शन फोनर करा था तो उसमें नौकरी पे मैंने सेल का रिकमेंडेशन दिया था, उसका टारगेट अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट जो हमारा था 7,300 के पुट ऑप्शन में, वो 180 का था, वो टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। तो करीब आपको 6,000 प्लस का मुनाफा यहाँ पे बांधने को मिला होगा इंट्राडे बेसिस पे। और दूसरा काउंटर जो मुझे अभी STBT के लिए पसंद आ रहा है वो यहाँ पर है ONGC का काउंटर। ONGC के काउंटर में अगर हम देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड ही इसके अंदर बरकरार है, हमें देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों पे 243 के लेवल्स के पास यहाँ पर एक सप्लाई यहाँ पे देखने को मिला, और ये फर्दर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। 230 के लेवल्स तक इसके अंदर जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। तो आप इसको करंट लेवल से सेल करके चले, STBT बनेगा इसके अंदर। और ऊपर की तरफ के आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, तो 236 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा है। 230 के टारगेट्स के लिए इसको सेल करें। चलिए, BTST ट्रेड्स ध्वनि की तरफ से शुक्रिया। ध्वनि, ये ट्रेड्स हमें बताने के लिए, बाजार पर भी अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। अमोल, आपसे जानना चाहेंगे कोई BTST STBT ट्रेड्स? एक ही स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, SBI लाइफ बाइंग साइड का व्यू है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक फॉर्मेशन है। ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो जो पॉजिटिव कंसोलिडेशन बना हुआ है ये स्टॉक ने मेंटेन किया है और करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट हो नहीं रहे। मुझे लगता है एक 1475 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं ये स्टॉक 1510 1515 तक जाने के चांसेस आने वाले दिनों में देख सकते। लाइफ पर एक ट्रेड बनता हुआ अमोल जी की तरफ से। नीलेश, आप बताइए आपकी तरफ से कोई BTST या STBT ट्रेड आज के लिए?
बिल्कुल, देखिए हम BTST पर ही फोकस करके चल रहे हैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि हमने कहा काफी अच्छा रिवर्सल हमें आज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक PSU बैंकिंग स्टॉक रडार पर आया, वो है यूनियन बैंक। एक रिवर्सल कैंडल है, एक फॉलोअप मूव 120 और 122 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 114 रुपये 50 पैसे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा और यूनियन बैंक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। हमारे एक्सपर्ट से अहम जानकारी आपके लिए। आज यूनियन म्यूचुअल फंड के गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड के NFO का आखिरी दिन 10 फरवरी से खुले इस NFO में 1000 रुपए की न्यूनतम राशि से निवेश शुरू किया जा सकता है। ये स्कीम ओपन एंडेड है। गोल्ड ETF सोने में निवेश का कम खर्चीला जरिया है और इससे हैंडलिंग और स्टोरेज की लागत में भी बचत होती है। गोल्ड ETF के रिटर्न मार्केट कीमतों पर आधारित है। और चलिए अब एक और क्षेत्र की बात करते हैं, IT सेक्टर। आज IT शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है। दिग्गज IT कंपनियों की अगर बात करें, करीब 4% तक की कमजोरी ये दिखा रहे हैं। और इतनी बड़ी गिरावट के पीछे की आखिर वजह क्या है, अंश भिलवार से जानते हैं। अंश, बताइए। तो आज IT शेयर काफ़ी दबाव में नजर आ रहे हैं। अगर इनके कारण जाने तो सबसे पहले US से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्राइडे को US मार्केट में भारी बिकवाली आई थी, जो कहीं ना कहीं हमें इंडियन मार्केट में भी यहाँ पे ट्रांसलेट होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए समझ लेते हैं कि US मार्केट में भी इतनी गिरावट क्यों आई थी। इसके कारण देखें तो सबसे पहले तो जो वहाँ पे डेटा शेयर किया गया है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो थोड़ी वीक हो सकती है और इन्फ्लेशन हाई रह सकता है, जिसके चलते वहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आती है। साथ ही साथ अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो जो S&P ग्लोबल PMI है वो 50 से कम है, जिसके चलते यहाँ पे थोड़े रिसेशन फियर्स भी आ रहे हैं। तो जो ऑलरेडी नेगेटिविटी थी उसमें थोड़ी और नेगेटिविटी ऐड होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की बात करें, जो कि वहाँ पे मिशिगन इंडेक्स है, वो कुछ 64.7 का आया गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर वाइज देखें तो 10% घटता हुआ दिखा है। तो नेगेटिविटी तो है, साथ ही साथ यहाँ पे सेंटिमेंट भी बेरिश बनता हुआ नजर आ रहा है। लास्टली अगर हम हाउसिंग मार्केट का भी डेटा देखें तो वो भी हमें गिरता हुआ नजर आया है। जो वहां पे एस्टिमेट किया जा रहा था उससे भी कम आया है। तो ये भी एक और बेयरिश पॉइंट बनता हुआ नजर आया है, जिसके चलते US मार्केट पूरा गिरता हुआ दिखा है और वही यहाँ पे ट्रांसलेट हुआ है। और जो हमें IT शेयर है जिसका मेन रेवेन्यू US से आता है, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे IT शेयर्स हमें दबाव में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अंश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और IT सेक्टर के इस डाउनफॉल की सारी इंपॉर्टेंट रीजनिंग्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो छोटी मझौली IT कंपनियां भी थी, 5 महीने पहले मिड कैप IT प्लेयर्स पर भी बातचीत होती रही और लार्जर प्लेयर्स पर भी डिस्कशंस थे, लेकिन इस वक्त जिस तरह के सेंटिमेंट्स पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स में, छोटी मझौली तो कंपनियों पर बातचीत भी नहीं हो रही है, बिकॉज एक कह सकते कि रिस्क अब समझ आता है। मिड कैप IT, लार्जर IT प्लेयर्स पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले IT इंडेक्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है निफ्टी IT इंडेक्स का, जहाँ पे एक बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे ही लार्ज कैप IT स्पेस में से इनफैक्ट सारे ही स्टॉक्स वीकर साइड में नजर आ रहे हैं। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इन सारे स्टॉक्स का स्ट्रक्चर वीक है। बट अगर हम छोटे मझोले जो IT काउंटर्स की बात करें, आप LTM देख लीजिए, वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए तो IT सेक्टर एज ए होल, चाहे आप मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, अवॉइड करने की सलाह होगी। अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक पे फोकस करना है जहां पे रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, वो है कोफोज। तो कोफोज को एक लॉन्ग साइड में ट्रेड अगर लेना ही है विद इन IT स्पेस, तो इसे रडार पे रख के चल सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से आज रिवर्सल दिखाया। तो हो सकता है एक फॉलोअप मूव यहाँ देखने को मिले। अदरवाइज IT स्पेस पर हमारा फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से ध्यान थोड़ा नेगेटिव साइड में। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव है IT। और अगर आप देखेंगे निफ्टी के IT इंडेक्स को तो 6 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। कोफोर्ज में रिवर्सल आने की वजह ये भी हो सकती है कि जो बड़े IT प्लेयर्स हैं ना बाकी कंपनीज के मुकाबले, ये शेयर टूटा बहुत ज़्यादा था। तो अब थोड़ी बहुत बाइंग उसमें लोअर लेवल से आ रही है। 7640 पर ट्रेड कर रहा है। आधा हिस्सा इसने वैसे लाल निशान में गुजारा और फिलहाल ये 2% की मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, SCL टेक के तमाम जो बड़े शेयर हैं वहाँ पर गिरावट का ही रुख है। बाजार बंद होने में 8 मिनट के आसपास का समय रह गया है और देखिए निराश करने वाली चीज़ ये है कि निफ्टी ने रिकवरी की कोशिश बहुत खास की ही नहीं। 250 अंकों की कमजोरी है।
22,550 के नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें, थोड़ा सा वहाँ रिकवरी है, क्योंकि देखिए निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक मजबूत है। सुबह के सत्र में बाजार खुलने से पहले हम कह भी रहे थे कि थोड़ा सा मजबूत वो जरूर है, तो वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी हमने लोअर लेवल से देखी है। अच्छी चीज़ की अगर बात करें, 22,500 बचा। एक और अच्छी चीज़ कि M&M लगातार जो पिट रहा था शेयर, ये हमने शुक्रवार को भारी गिरावट देखी थी। आज M&M भी रिकवरी वाले जोन में है और निफ्टी का सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है। कितनी तेज़ी है? 1.5% की, 2700 रुपये के ऊपर फिर से आया है। 3200 रुपये से गिरते गिरते हमने देखा था कि 2650 रुपये के आसपास के भाव आए थे। तो ये एक और मतलब ये एक नोटिस करने वाली चीज़ ज़रूर है। बाकी अब ऑटो में हीरो मोटो, आयशर, मारुति सुजुकी, ये कुछ मजबूती वाले शेयर है। और कंजम्पशन बास्केट को ही अगर ब्रॉड करें, ITC, नेस्ले, ट्रेंट, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। ट्रेंट पर एक व्यू चाहिए नीलेश जी आपसे। काफी ज्यादा ट्रेंट पिटा, 5,000 रुपए के नीचे इसका भाव गया और अब संभलने की कोशिश ट्रेंट में तेजी करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 5,000 रुपए के आसपास एक पक्का वाला बेस फॉर्मेशन हो गया है ट्रेंट में। देखिए अभिषेक जी, पक्का वाला बेस फॉर्मेशन कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करूंगा। अगर ये काउंटर ऊपरी स्तरों पर 5150 के ऊपर निकलता है तो वो पहला ट्रिगर होगा, पहला लेवल ऑफ कंफर्मेशन होगा कि काउंटर ने बेस बना दिया है। बट यस, 4950 से लेके 4900 के जोन में पिछले 5 दिनों से जिस हिसाब से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिले। बट बेहतर होगा कि इस प्रकार के माहौल में जहां पे लगातार हमें वीकनेस देखने को मिल रही है, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आ जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। तो ब्रेकआउट के बाद ही खरीदारी करने की सलाह होगी, फिलहाल के लिए अवॉइड है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 4950 का स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। एज ए BTST भी एक बार कॉन्ट्राबेट लेके चल सकते हैं। अमोल ये बताइए कि नाल्को में अगर किसी की तेजी की पोजीशन अभी भी अगर है, वो काट ले, एग्जिट कर ले, या फिर बना रहे नाल्को में? अमोल जी जी जी, जरूर जरूर। आई थिंक एक करेक्शन आया है, बट उससे पहले अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली एक 3 दिन का एक अच्छा खासा प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली आया था। मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए एक दिन के लिए। 185 और 184 ये इमीडिएट सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। अगर वो मेंटेन करता है तो कहीं ना कहीं हायर बॉटम फॉर्मेशन बनने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। मुझे लगता है 184 एक प्रॉमिसिंग लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर रहता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करना चाहिए विद 184 स्टॉप लॉस। ठीक है, 184 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए तेजी की पोजीशन को। नाल्को के लिए करिए व्यू। 5% 6% की गिरावट आज के सत्र में होगी। 3 दिन चढ़ा था शेयर, ये 3 दिन चढ़ने वाला एक और शेयर है, वो है बाटा। नीलेश जी, बाटा जरा चेक करके बताइए, इसमें BTST ट्रेड करके जा सकते हैं क्या? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर तो थोड़ा पॉजिटिव साइड में है, और ऐसे मार्केट के मूड एंड माहौल में जहाँ पे हमें इंडेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, बाटा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर थोड़ा सा इंडेक्स संभलता भी है तो मेरे ख्याल से बाटा में एक फॉलोअप मूव 1370 और 1400 तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे, फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। 1290 का स्टॉप लॉस होगा। बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पे इसे लॉन्ग करें, एंड ऊपरी स्तरों पर 1370 और 1400 तक का मूव देखने को मिल सकता है। के मौके बाटा में देखने हैं करीब 3% की तेजी के साथ आज के सत्र में इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अमोल जी, रेल टेल पर एक क्विक व्यू दीजिएगा। कंपनी को वर्क ऑर्डर मिला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे से अमाउंटिंग टू अराउंड 288 करोड़, जिसके चलते फोकस में है। स्टॉक में कोई पॉजिटिव रिएक्शन बड़ा तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन न्यूज फ्लो है। टेक्निकली चार्ट्स पर क्या रीडिंग होगी आपकी? आई थिंक रिवर्सल के बाद कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। मुझे लगता है 290 300 के नीचे या फिर 296 297 एक प्रॉमिसिंग लेवल रहेगा। अगर वो मेंटेन करता है तो ये कंसोलिडेशन में कन्वर्ट होगा, और ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन होगा तो 325 330 तक ये स्टॉक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है 300 एक सैक्रोसेंट सपोर्ट लेवल है, उसके साथ बने रहना चाहिए। को क्लोज करेंगे, मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज का दिन भी
नए हफ्ते की शुरुआत भी कमजोरी में ही चली गई। मंडे सेशन हमने देखा थ्रू आउट द एंटायर ट्रेडिंग सेशन मार्केट का टेक्सचर जो है बड़ा ही वीक देखने को मिला। अगर आप चार्ट्स पर भी देखेंगे, निफ्टी दिन की शुरुआत से वन साइड डाउन ट्रेंड दिखाकर इस वक्त क्लोज होने जा रहा है। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स हैं, 22,600 के नीचे हैं सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। कहाँ 22,800 की बात कर रहे थे, 22,700 की बात कर रहे थे, अब ये 22,500 के नजदीक खड़ा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी कंसर्न, अपने आप में एक कंसर्न्स की साइन है। 22,521 के लेवल्स तो आज के सत्र में हमने देखे और ऊपरी स्तरों पर 22,796 तक के स्तर भी रहे। बाजार ने संभलने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल कोशिश के तौर पर नहीं कही जाएगी, बिकॉज सेंटिमेंट्स जो है इतने वीक हो चुके हैं कि मार्केट में लाल निशान के साथ हर क्षेत्र में हम बिकवाली ही देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी फिर भी ठीक देखने को मिलेगा, लेकिन 48,658 के लेवल्स पर यहां पर भी करीब 300 अंकों की गिरावट है और बिकवाली का दबाव झेलने के साथ ही ये बंद होता हुआ। ब्रॉडर मार्केट जहां बेंचमार्क्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मिड कैप स्मॉल कैप छोटी मझौली कंपनियों का इस वक्त क्या ही सेंटिमेंट डेवलप होगा, और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला, तस्वीर भी ऐसी नजर आई। बहरहाल गेनर्स की अगर बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, फार्मा स्पेसेस हैं कुछ हद तक जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। आईटी सेक्टर आज बिल्कुल बाजार को संभाल नहीं रहा, आईटी सेक्टर से ही मेजर डाउनफॉल इनफैक्ट कह सकते हैं। विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज गिरावट झेल रहे थे। वही भारतीय एयरटेल में भी हमने आज बिकवाली देखी। तो ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स और लगार्ड्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर। दिन भर गिरावट झेलने के बाद अगर आप देखेंगे, फार्मा सेक्टर रहा जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा था और डिफेंसिव के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा था। फार्मा हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में हमने देखा कि गिरावट वाले बाजार में भी खरीदारी। नैटको फार्मा, लॉरस लैब, ग्रैन्यूल्स इंडिया जैसे स्टॉक्स में, डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस लाइफ, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स भी। लेकिन क्लोजिंग के दरमियान अगर आप देखें, निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी लाल निशान की तरफ ही लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो और एफएमसीजी, चुनिंदा ऑटो शेयर्स और साथ ही कंजम्पशन की चुनिंदा प्लेयर्स रहे जहां पर खरीदारी देखने को मिली, जैसे वरुण बेवरेज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, और इसके अलावा अगर आप देखें टीवीएस मोटर, एमएनएम जैसे काउंटर्स थे जहां पर मजबूती के साइंस। करीब 45-50 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ऑटो इंडेक्स इस वक्त क्लोज होता हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी नजर होनी चाहिए, हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग दिखा रहे हैं। मेटल्स की चमक फीकी पड़ी है। वहीं फेडरल बैंक कमजोर बाजार में भी, क्योंकि न्यूज फ्लो थे और ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान्स थे कंपनी के, जो कि एक डेवलपमेंट के तौर पर साबित हुआ। फेडरल बैंक में अच्छी खासी मजबूती ड्यूरिंग द सेशन देखने को मिली। ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी वाला पैक, यहां पर भी गिरावट। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में डिक्लाइंस का पलड़ा काफी भारी, 676 एडवांसेस के सामने 2011 डिक्लाइंस, जो कि सीधे तौर पर बाजार के गिरावट वाले टेक्सचर को साबित करते हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर 22,548 यानी कि 22,550 के भी नीचे इस वक्त 250 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ। बैंक निफ्टी 350 अंकों की गिरावट 48,655 के लेवल्स पर। वहीं सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 900 अंकों की गिरावट के साथ। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी बिकवाली का दबाव ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। सो एक और ट्रेडिंग सेशन जो कि चैलेंजेस भरा रहा, गिरावट रही, ट्रंकेटेड वीक है। बुधवार का सेशन भारतीय बाजार बंद रहेंगे और आज कह सकते हैं कि जिस तरह सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है, लेकिन ये सारी की सारी चीजों के बावजूद मार्केट में मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है। बहरहाल क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ चुके हैं। क्लोजिंग हमने देख लिया, कमजोरी। अमोल, नीलेश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और क्लोजिंग कॉल्स में अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटेंगे। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।